देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, वीवीआई होता है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या बना रहे हैं, कल एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, एमसीक्यू के बाद हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ये इसमें चॉइस रहेगा, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक चुनना पड़ता है। बाकी जो है कि एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को है ना लिखने वाला देगा, वो चीज़ें भी हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे। आज कुछ इसका बेसिक चीज़ें छूटा हुआ है उसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि r b से बड़ा होगा, फिर r कह रहा है कि 0 से छोटा हो जाएगा, r b से बड़ा, r जो है ना b से छोटा हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 100% है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, कि यूक्लिड विभाजन का एक प्रमेय है, उसको पहले हम लोग बना लेते हैं फिर इसको बताते हैं। बहुत छोटा ही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका बोल सकते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत इजी है। देखिए, कोई हम लोग जब भाग देते हैं, यहाँ जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक हो जाएगा, और इधर जो आएगा वो क्या होगा, भागफल हो जाएगा, और नीचे में जो आएगा वो शेषफल। ठीक है, इतना चीज़ें जान रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि भाज्य बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस दोनों को गुना कर लीजिए, यानी कि भाजक गुने भागफल, और जोड़ हो जाएगा क्या, शेषफल। ठीक है, इस तरह से ये तो हुआ इसका थ्योरी, है ना, यूक्लिड विभाजन का ये प्रमेय हुआ। अब यहाँ समझिए कुछ और बात, आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं, चेक करके भी दे सकते हैं कि भाजक जो होता है ये शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिखिए, है ना, शेषफल यहाँ लिखते हैं, शेषफल हमेशा किससे बड़ा होता है, शेषफल बड़ा नहीं तो भाजक बड़ा होता है शेषफल से। ठीक है, तो ये हो गया भाजक, ध्यान दीजिएगा, शेषफल यानी कि भाजक से छोटा हुआ, है ना, भाजक शेषफल से बड़ा हुआ, आप जैसे भी समझ सकते हैं। और शेषफल क्या होगा, 0 हो सकता है ना, या 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल 0 भी हो सकता है ना, या 0 से बड़ा भी हो सकता है कोई नंबर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बड़ी इजी से। तो ये 2 बात ध्यान रखिएगा, तो बहुत क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए इसको, जैसे इस तरह से एक पैटर्न आपको याद होगा, यहाँ जो होगा जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसको हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये बहुत पहले से भी पढ़ते आते होंगे आप लोग। और शेषफल जो होता है ये भाजक से छोटा होता है, और 0 से बड़ा हो सकता है शेषफल, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भाजक से छोटा होगा। तो वही यहाँ हम लोग लिखे हैं कि शेषफल जो है 0 से बड़ा या नहीं तो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब बराबर होता है, और भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग संकेत में भी समझते हैं। कैसे संकेत में समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग भाज्य जो यहाँ लिखे हुए हैं बीच में, इसको हम लोग कभी कभी बहुत बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कि आपको ये चीज़ें px के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो भागफल है या फिर भाजक लिख देते हैं, भाजक जो है इसको b से जाना जाता है, या नहीं तो gx भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, भागफल को, तो भागफल जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं q, और नहीं तो qx, और शेषफल को हम लोग लिखते हैं r, और नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको rx। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पुट कर लीजिए। तो यहाँ भाज हम किसको बोलेंगे, a, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है,
बी क्यू प्लस आर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ए बी से भाग देंगे, क्यू आएगा जो भागफल होगा और नीचे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका यहाँ से बन के तैयार हो गया। ठीक है, ए को हम क्या बोल सकते हैं, तो पी एक्स बोल सकते हैं, बी को जी एक्स बोल सकते हैं, क्यू को क्यू एक्स बोल सकते हैं, आर को आर एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो जी एक्स गुने क्यू एक्स और यहाँ आर एक्स ऐसे। ठीक है, और हमेशा याद रहे कि ये बी जो है ना, बी हमेशा आर से बड़ा होगा, बी जो होगा आर से बड़ा होगा, है ना, आर से बड़ा होगा कौन, बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का कई तरीका है, बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से बड़ा होगा। क्लियर है, तो यहाँ हम लोग ये बात भी लिख देते हैं, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी रिजल्ट आ सकता है आर का। तो आर का वैल्यू जीरो से बड़ा भी आ सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है। इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि आर का जो मान होगा ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलो इसको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देख लेते हैं। यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ हमारे पास है क्या होगा कि आर बी से बड़ा होगा, नहीं, आर से बी, आर जो है ना बी से बड़ा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। अभी हम आपको क्या बताएं कि आर का जो मान आएगा, देखिए यहाँ देखिए आर का जो मान आएगा ये बी से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, बी से क्या होगा, छोटा होगा, एकदम फिक्स रखिएगा। हालांकि ये जो भी जितना भी छोटा होगा, ठीक है, तो ये जीरो भी हो सकता है या फिर इससे जो भी छोटा वैल्यू आएगा वो हो सकता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा नहीं, आर माइनस में नहीं आता, जब भी आएगा ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है आर का मान बी से छोटा होगा, हाँ ये सही है, बी से आर का मान क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो सी नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि रियल में ये होता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ कोई नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, ए बी से भाग देते हैं, तो हमारा मान लेते हैं रिजल्ट आता है क्यू, और यहाँ जो भी आएगा लिखने के बाद ये रिमाइंडर बचेगा, जो भी आएगा। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जो भी आएगा ये जीरो भी आ सकता है या कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमेशा इससे छोटा आएगा, बी से हमेशा छोटा आएगा। इतना बात ध्यान में रखना है, बी से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ अगर मान लेते हैं 5 होगा ना, तो ये 4 तक ही आएगा, है ना। अगर यहाँ 4 होगा तो ये इधर जो है शेषफल आपका 0 से 3 तक आएगा, याद रखिएगा। अगर हम बी मान लेते हैं, बी अगर 1 लेते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बी के जगह अगर हम 2 ले लेते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। बी के जगह पर अगर हम 3 ले लेते हैं, इस जगह पर 3 ले लेते हैं, तो आपका जो शेषफल आएगा आर, तो आर का मान आपका 0 आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता है। अब क्यों नहीं आ सकता, ये चीज़ को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि आप कोई एक नंबर देता है a बराबर 5, ठीक है, या फिर हम इसको ले लेते हैं कितना, कुछ और नंबर ले लेते हैं जिससे भाग लग सके, है ना, ये चलिए 5 ले लेते हैं, और b कुछ भी हम ले सकते हैं। अब चेक हम लोगों को करना है कि b और r रियल में b जो है ना r से बड़ा होता है या फिर कभी कभी बराबर भी हो जाता है या फिर r माइनस हो जाता है, इससे सारा चीज़ें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग भाग देते हैं 5 को, किससे भाग देंगे, तो b का मान कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई नंबर दिया नहीं, हम सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। कट जाना मतलब शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, 1 से ये छोटा आ गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 1 के जगह पर 2 लेके यहाँ 5 से भाग देते हैं, 5 में भाग देते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा 1, फिर भी इससे छोटा आया। ठीक है, अब यहाँ 3 से भाग दे के देखिए, 3 से हम जैसे यहाँ भाग देंगे 5 में, तो 3 1 3,
शेषफल आएगा 2। देखिए फिर भी ये क्या हुआ, छोटा हो गया। अब हम 4 से भाग दे के देखते हैं 5 में, तो 4 से भाग दे के देखते हैं तो एक बार में जाएगा 4, यहाँ शेषफल कितना आया 1। देखिए ये छोटा हो गया, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 5 से 5 में भाग दे के देखते हैं, एक बार में ये पूरा कट गया, फिर घूम के 0 आ गया। अब ये 6 से तो भाग लगेगा नहीं, अगर 6 से हम 5 में भाग देंगे तो ये तो भाग जाएगा या नहीं, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोगों का जो रिजल्ट आया, ये भागफल हम अधिकतम कितना रखें, बी का मान हम अधिकतम कितना रखें, 5 रखें। अगर हम बी का मान 5 रखते हैं तो शेषफल आता है 0, ठीक है। 1 रखते हैं तो शेषफल आता है आपके पास कितना, 0। 2 रखते हैं तो 1 आता है शेषफल, 3 रखते हैं शेषफल 2 आता है, 4 रखते हैं शेषफल क्या आता है, 1 आता है। यानी कि हर कंडीशन में हम लोग ये समझे कि b का मान अधिकतम हम लोग 4 रख के देखें तो शेषफल हमें इसी के बीच में आया, 0, 1, 2, है ना। यही सब शेषफल आपको देखने को यहाँ मिला। जैसे ये 1 मिल गया, है ना, 3 से रखे तो 2 मिल गया, 4 रखे तो फिर 1 आ गया। तो इस टाइप का आपको यहाँ शेषफल देखने को मिला एक एक करके, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको शेषफल मिलता है, यहाँ शेषफल होगा। तो हमेशा याद यही चीज़ रखना है कि जब भी भाग वाला प्रोसेस आए, ये चीज़ आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से देना निश्चित है। तो b से जब हम लोग भाग देंगे ना, तो शेषफल जो यहाँ आएगा ये b से हमेशा छोटा आएगा। हालांकि ये 0 आ सकता है, r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। r का जो मान आएगा ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, इससे छोटा होगा। अब बोलेंगे b के बराबर भी हो सकता है, नहीं, अगर b के बराबर होगा तब तो भाग लग ही जाएगा ना। b के बराबर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से ये भाग दी, यहाँ 5 आ जाता तो फिर एक बार में तो कट ही जाता हो, ठीक है। तो इसीलिए b से r का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करके देते हैं। कुछ पीछे का थोड़ा सा हो जाए, जैसे आप लोगों को बताए थे एक क्वेश्चन कि HCF AB गुने LCM AB इक्वल टू इधर क्या होगा, तो याद रखिएगा फार्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास A है और दूसरी संख्या B है, तो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ये फार्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब पूछता है एग्जाम में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q r, माने ये दो पूर्णांक संख्या दिए रहने पर, अद्वितीय मतलब अलग है ना, q और r विद्यमान हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए b और q दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर इन दोनों का आपस में अगर हम लोग भाग का नियम लगाते हैं इसमें, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अगर नियम लगाते हैं तो a को अगर हम b से भाग देते हैं तो दो अलग संख्या अद्वितीय संख्या निकल के आता है। एक होता है q और दूसरा होता है r। तो फार्मूला आपको पता है कि a बराबर हम लोग लिखते हैं BQ प्लस r, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो बी नंबर में है। यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ भाग है ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी भाग है और प्लस दिया है, ये आंसर तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है, डी नंबर। तो आंसर कौन होगा, बी नंबर सही आंसर होगा इसका। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब टाइप का क्वेश्चन है। धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से कौन सा हो सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास है, 2q + 1, 4q + 1, 4q + 3 और 2q, है ना। तो समपूर्णांक सम संख्या और विषम संख्या पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं। सम संख्या किसको कहेंगे, सम संख्या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसको सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या हम लोग किसको कहेंगे, जिस संख्या के अंत में, समझिएगा थोड़ा सा, जिस संख्या के अंत में, ठीक है, विषम संख्या की बात हो रहा है, जिस संख्या के अंत में 1 हो जाए अंतिम में, यानी कि इकाई के स्थान पर, ठीक है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, है ना। और क्या होना चाहिए, यहाँ 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या अगर ले लें, जैसे यहाँ देखिए, अगर
7 8 9 3 4। तो लास्ट में देखना ये इन सब में से कोई एक संख्या यहाँ आना चाहिए, तो ये हो गया सम संख्या। और लास्ट में इसमें से अगर कोई अंक यहाँ आ गया तो वो हो गया विषम संख्या। बात समझे? तो अंतिम वाले संख्या को देखना है। तो ये सम संख्या का डिफिनेशन है, ये विषम संख्या का। तो आप लोग जो है ना वीडियो को रोक के एक बार लिख लेंगे। सम संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो उसको सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जिस संख्या अंत में 1 3 5 7 या 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। अगर ये परफेक्ट हमें कोई नंबर नहीं दिया रहे है ना, उसको x p q y में लगा के अगर दिया रहे, तब हम लोग कैसे समझेंगे कि वो कौन सी संख्या है? तो पहले हम सम संख्या की बात थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस आप लोगों से, फिर विषम संख्या का बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो सम संख्या की अगर हम बात करें तो सम संख्या, रुकिए 1 मिनट के लिए। सम संख्या देखिए, सम संख्या में होता है क्या है, जैसे हम यहाँ 2 लिखे, 2 एक सम संख्या, अभी 0 को छोड़ के चलिए, ठीक है। 2 लिखे तो 2 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 1 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, ये भी सम संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ 8 लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बढ़ेगा, 10 भी सम संख्या है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए इधर 2 2 हम लोग लिख रहे हैं, और ये हमारा 1 2 3 4 5, फिर यहाँ अगर हम 12 लिख देंगे तो निश्चित है यहाँ 6 आएगा, 2 गुना 6 होगा, 6 दुना 12 हो जाता है, होता है कि नहीं। अगर हम यहाँ 14 लिख दें तो इसको लिखेंगे 2 गुना 7, 7 दुना 14। अगर हम इस तरह से बढ़ाते चल जाएँ, इस संख्या को अगर हम बढ़ाते चल जाएँ बहुत दूर तक, कोई भी संख्या यहाँ इधर आ सकता है, तो जो भी संख्या यहाँ आएगा निश्चित है ये आगे में तो 2 ही रहने वाला है, और यहाँ कुछ ना कुछ गुना में आएगा इस जगह पर, चाहे वो यहाँ p आ जाए चाहे q आ जाए, कोई ना कोई एक नंबर इस जगह पर आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा नंबर, अगर आप बोलेंगे सर नहीं यहाँ जो है यहाँ क्या ले लेते हैं भाई, 102 ले लीजिए, तो 102 ले लेते हैं, ये सम संख्या है। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इस जगह पर इसको 2 तो यहाँ आगे में लिखना ही लिखना है, q के जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसी 2 से इसमें डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे 51, 51 गुने 2 करेंगे तो आ जाएगा 102। मेरा बात क्लियर हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बढ़ाएं तो कोई नंबर यहाँ कोई ना कोई एक नंबर आएगा, तो सबके आगे में देखिए 2 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो निश्चित रूप से यहाँ 2 आएगा। और इस जगह पर नंबर हमें पता नहीं है, तो यहाँ कोई ना कोई एक नंबर आएगा ही आएगा, तो इसका नाम आप m रखिए, q रखिए, p रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई भी सम संख्या इसी रूप में रहता है, ठीक है, यानी कि 2 आगे आएगा और यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, यहाँ सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से बहुत बात क्लियर होगा, जैसे 2 गुना 1, 2 तो सम संख्या है और ये विषम संख्या है, यानी कि सम, यहाँ हम लोग ये भी चेक एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर सम संख्या, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, इसको समझिएगा। कोई भी सम संख्या गुना विषम संख्या अगर रहे, है ना, विषम संख्या अगर रहे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए सम संख्या, यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या है, तो क्या मिला, इसको गुना करेंगे 6, फिर सम संख्या, फिर यहाँ देखिए सम संख्या और ये विषम संख्या, आपको गुना करने से क्या मिलता है, 10 मिलता है। सम संख्या विषम संख्या 14, सम संख्या ही रिजल्ट मिलता है। क्लियर हो रहा है। सम संख्या और सम संख्या दोनों आपस में गुना रहे, है ना, इस तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, तो रिजल्ट आपको सम संख्या ही मिलने वाला है। 2 और 2 दोनों ही सम संख्या, गुना करेंगे तो आएगा 4, ये 4 भी खुद का सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से एक पैटर्न आपका बन रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या को अगर गुना करते हैं तो सम संख्या मिलता है, और सम को भी गुना करते हैं तो क्या मिलता है, सम संख्या ही मिलता है। बात क्लियर है। अच्छा, कोई भी सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या, कोई भी हम सम संख्या अगर ले लें, तो सम संख्या को जो अपना रूप होता है, सामान्य रूप, यहाँ लिख देते हैं, सम संख्या
का सामान्य रूप कैसे होता है, तो 2m के रूप का होता है, या 2q। m के जगह हम कोई भी नंबर यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। आप x रखिए, y रखिए, t रखिए, p रखिए, q रखिए, जो रखना है वो रखिए। क्लियर है। दूसरी बात, अगर कभी कभी किसी के मन में ऐसा भी हो जाए कि यहाँ इस जगह पर जो 2 बार बार हम लोग लिख रहे हैं, इस जगह पर कोई और भी सम संख्या लिख सकते हैं, तो हाँ, इस जगह पर आप कोई भी सम संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि फाइनली आपको ये समझना पड़ेगा कि सम संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सम संख्या को लिखने का ये तरीका होगा कि यहाँ सम संख्या होना चाहिए, ठीक है, और गुना में कोई भी नंबर यहाँ होना चाहिए, कोई भी नंबर, यहाँ सम संख्या हो विषम संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सम संख्या होना चाहिए। ये सम संख्या के जगह पर हम इस जगह पर 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, लेकिन यहाँ कोई भी नंबर आएगा वो चलेगा, ठीक है। तो इसका में सामान्य रूप तो जनरली यही चीज़ होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 2 नहीं रख के इस जगह पर 4 भी रख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 भी रख देगा तो उसको भी सम संख्या ही बोलना है, यहाँ 8 रख देंगे तो उसको भी सम संख्या ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 2, 4, 6, 8 कुछ भी इस जगह पर हो सकता है, और यहाँ कोई भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अभी m लिख के छोड़ देते हैं। m क्या है, तो m कोई भी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर कहने का मतलब ये 0 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ये सब कोई भी नंबर इस जगह पर हो सकता है। अगर 0 यहाँ रख देंगे तो रिजल्ट तो 0 कर देगा, है ना। तो 0 को छोड़ देना है, 1 यहाँ रख सकते हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, इस तरह से कोई भी नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए एक बार आपको टाइम इसमें देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे यहाँ अभी हम 2 रख के दिखाए तो आपको बार बार क्या मिल रहा था, सम संख्या ही मिल रहा था ना। देखिए, इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब यहाँ जो है ना, 4 रख के देखिए, हालांकि ये सब नंबर नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। 4 × 1 रखिए, देखिए 4 आ गया। 4 × 2 रखिए, क्या आ गया, 8 आ गया। देखिए ये सब सम संख्या है। 4 × 3 रख के देखिए तो क्या आएगा, 4 × 12, इस तरह से, है ना। ये सब क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सम संख्या, ठीक है, सामान्य रूप सम संख्या का 2m लिख सकते हैं, 4m लिख सकते हैं, 6m लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात। 8m लिख सकते हैं, 10m लिख सकते हैं। मतलब इधर सम संख्या होना चाहिए इस साइड में, और इधर m कहने का मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन को आप देखते ही टिक लगा लेंगे यहाँ। तो जैसे 1 नंबर में हमारा ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा सम संख्या है, तो ये सम संख्या है नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हाँ, अगर यहाँ +1 नहीं रहता, इस जगह पर प्लस या माइनस नहीं रहता कुछ भी, तो ये सम संख्या होता है। यहाँ भी नहीं होता तो ये भी सम संख्या हो जाता है, ये नहीं रहता तो ये सम संख्या हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये सब जो है ना सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या हमारा क्या है, डी। सम संख्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, इसी फॉर्म में रहता है 2m, 4m, 6m, ये सम संख्या का सामान्य रूप हुआ, जनरल रूप हुआ। अब विषम संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो विषम संख्या के हम लोग यहाँ कैसे बात करें। जैसे 1 लिखते हैं, 1 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कितना, 1। अगर 1 लिखते हैं तो 1 कैसे हुआ भाई, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी सम संख्या, जैसे 2 × 1 माइनस का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी करेंगे, 2 में 1 अगर घटाते हैं, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो ही होगा, 1 घट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और ये क्या है, अपने आप में सम संख्या है। ये क्या अलग केस है, थोड़ा माइनस वाला, ठीक है। जिससे बढ़ के हम लोग जैसे जाते हैं 3 के पास, तो 3 हमें इसको लिख सकते हैं 2 × 1 + 1, है ना। यानी ये तो सम संख्या है, और ये हम लोग यहाँ गुना किए, 1 जोड़ दिए तो विषम संख्या आ गया, ठीक है। फिर लिखते हैं 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2, है ना। या फिर 2 × 2 नहीं लिख कर हम यहाँ 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम 7 की बात करें तो 2 × 3 +1 करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये अगर कहानी चलते जाए बहुत दूर तक, तो हम मान लेते हैं कि n कोई नंबर होगा, यहाँ n कोई नंबर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू एन और प्लस 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई भी नंबर होगा, ज़रूरी नहीं यहाँ कोई भी नंबर होगा, इसको हम अभी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ कोई नंबर आएगा ही, जैसे यहाँ 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ कोई ना कोई नंबर आएगा और यहाँ 2 हमारा ऐसे चलते रहेगा और उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है। यानी कि विषम संख्या को सामान्य रूप अगर हम बात करें किसका, ये विषम संख्या, विषम संख्या का अगर हम सामान्य रूप की बात करें तो 2m प्लस 1 या 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, मतलब इधर विषम संख्या आपको ऐड होना चाहिए। यानी कि सम संख्या में से विषम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होता है। सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। बात क्लियर है। और 2m बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ 4m भी हो सकता है, 6m भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसे अभी वहाँ हम पढ़ा के रखे आपको। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं। देखिए, मोटा मोटी हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सम संख्या जो है, ठीक है, सम संख्या से एक क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सम संख्या किस रूप में होगा, 2q। q क्या है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, 4q, 6q, ठीक है, 8q, 10q। यानी कि हम लोग ये समझ में आ गया कि आगे में सम संख्या होना चाहिए और q जो है ना कोई भी नंबर हो सकता है। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि जहाँ q जो है ना कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। अभी बहुत देर तक आपको समझाया, इतना बातें समझ में आ जाना चाहिए। और बारी बारी से आप यहाँ रख के देखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए और चेक कीजिए कि कौन सा नंबर आ रहा है, सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है। ठीक है। तो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा, इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं आराम से। क्यू ही नहीं, यहाँ एम पी क्यू कोई भी ABCD वाला नंबर यहाँ बिठा सकते हैं। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या का जो सामान्य रूप होता है वो यही सब में से कोई एक रहेगा और उसमें +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, ऐसा कुछ। जैसे इसमें से हम कोई एक उठा लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं 2q, है ना, 2q + 1 हो सकता है, 2q + 3 हो सकता है, 2q + 5 हो सकता है, 2q + इधर 7 हो सकता है, 2q + 9 हो सकता है। लेकिन इधर जो आएगा ना वो सभी नंबर विषम संख्या होना चाहिए। ये सम संख्या हो गया, ठीक है, और इधर प्लस में विषम संख्या हो गया। ठीक है, विषम संख्या, तो आपको रिजल्ट देगा विषम संख्या का ही। बात समझे, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब इससे ज़्यादा कुछ इसमें और गहराई जाके नहीं पूछा जा सकता है। हम जैसे यहाँ 2q रखिए, आप 4q रख लीजिए, आप इस जगह 6q रखिए, 8q रखिए, 10q रखिए, 12q रखिए, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। तो जनरली आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ हम क्वेश्चन आप लोगों को 1-2 देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आपको 1 नंबरिया लिखने वाला आता है उसको फिर हम अगले क्लास पढ़ा देंगे। देखिए, 2 क्वेश्चन हमारे पास है। धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में नहीं हो सकता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, और नहीं वाला शब्द पे जोर दीजिएगा। बहुत कोई इसको टपा के पार करता है, गलती हो जाता है। विषम पूर्णांक इसमें से किस रूप में नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अभी तुरंत बताए ये तो विषम पूर्णांक है हमारा, है ना। यहाँ पूछ रहा नहीं हो सकता है, तो ये तो है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक है। और अभी आप बोलेंगे कि सर आप तो सम पूर्णांक इस तरह से बताए अभी, है ना। तो याद रखिएगा, जैसे हम कोई सम संख्या में, याद रखना 2 चीज़ें, सम संख्या में अगर हम लोग सम संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, सम संख्या जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या ही मिलता है। ठीक है। जैसे 2 में अगर हम 2 जोड़ देंगे 4 मिलेगा, ठीक है, 2 में 4 जोड़ देंगे 6 मिलेगा, 2 में 6 जोड़ देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलता है। लेकिन जब हम सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो आपको रिजल्ट विषम मिलता है। ठीक है। जैसे 2 जोड़ 1 करिए 3,
तो ये सब चीज़ें अभी पढ़ा चुके हैं बहुत देर तक, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो ये कौन सी संख्या है, इसको देखते ही मारना है विषम संख्या, बाकी चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि सम संख्या और विषम संख्या में आपसे क्वेश्चन छूट सकता है। कुछ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात है, इसको अगले क्लास में पढ़ लेने से ठीक रहेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस पूर्णांक m के लिए, है ना, प्रत्येक, देखिए प्रत्येक 2 बार लिखा गया, प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। अब n कौन सी संख्या है ये क्लियर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, m के लिए, m कोई पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब m का मान 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी संख्या हो सकता है। ये कौन सी संख्या ये हमें क्लियर करके नहीं बताया गया है। ठीक है, के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, तो विषम संख्या का रूप आपको बताना है। तो विषम संख्या का रूप ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं विषम संख्या यहाँ भी बन सकता है, ये भी हो सकता है विषम संख्या, क्योंकि यह आपसे ये थोड़ा कह रहा है कि ये कौन सी संख्या है। यहाँ तो लिख दिया पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या इसमें से कोई भी हो सकता है कि नहीं। पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो ये माइनस में भी होगा, m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होगा, ये मांगा जा रहा है। ठीक है, ये कोई भी संख्या हो सकता है, यह आपका सम संख्या भी हो सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर भी हो सकता है, जिसको विषम संख्या कहते हैं। ये तो निश्चित है, ये सम संख्या ही है। ठीक है, इवन नंबर है, और ये भी सम संख्या हो सकता है या नहीं तो विषम संख्या हो सकता है, ये निश्चित यहाँ नहीं किया गया है ना। इवन सम संख्या को कहते हैं और ऑड कहते हैं विषम संख्या को। क्यों नहीं, क्योंकि m का ही मान हमें पता नहीं है। अगर m की जगह 1 होता, इस जगह पर 1 और 1 मिलके 2 हो जाता है। अगर n का मान 2 होता है और ये 3 हो जाता है, एक बार सम संख्या आता है, एक बार विषम संख्या आएगा। बात क्लियर हो रहा है। यहाँ 2 गुना हो गया है, तो ये किसी संख्या में अगर हम 2 गुना करते हैं तो आपको रिजल्ट सम संख्या ही देता है। ठीक है, बात समझिएगा। ये जो m है, m कोई भी संख्या हो सकता है। देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम आ जाएगा 5, ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हो सकता है, सम भी हो सकता है और विषम से हो सकता है। इसमें 2 जैसे ही गुना हम लोग कर दिए, तो कोई भी नंबर में 2 गुना कीजिए, जैसे 2 गुना 1 करें अभी तुरंत मिलेगा 2, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 6। सम संख्या गुना करो चाहे विषम संख्या गुना करो, विषम सम कोई भी गुना करे, आपके यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो सम संख्या ही आएगा, इवन नंबर आएगा। बात क्लियर है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ जो है m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अभी तुरंत बताया आपको। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, सम संख्या है। यहाँ 2 होगा तो 1 जोड़ देंगे 3, सम संख्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस m को सम संख्या बनाइए। एक जो भी संख्या है, सम संख्या बनाने के लिए 2m इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सम संख्या बन गया, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ने से ये कौन सी संख्या बन गया, तो ये विषम संख्या, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। एकदम बेसिक चीज़ें, आपका सारा चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, जहाँ से 1 नंबर हमारा क्लियर आएगा। फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो लिखने वाला होता है। ठीक है, ये तो MCQ क्वेश्चन था। ठीक है, और कुछ खाली जगह भरने वाला भी होगा तो साथ ही साथ हम यहाँ से करा देंगे।